वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो आपकी इस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आज आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश का मॉडल पेपर। ये इस मॉडल पेपर का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 से लेकर 81 तक जितने भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर बेस्ड हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, ही सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। तो आप देख सकते हैं जो हमारे सामने सेंटेंस है इसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस की है, यानी सेंटेंस हमारा असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव। आप देख सकते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है ना, क्वेश्चन वर्ड से। अगर वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है इसका मतलब वो सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, तो हम लिख लेंगे ही। अब सेड टू को हटाएंगे और इसकी जगह पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, आस्क्ड। सेड टू को हटाकर उसकी जगह पर लिखा जाएगा आस्क्ड, यानी सेड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसको लिख लेंगे। अब ध्यान देंगे जब भी सेंटेंस हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव होगा उस कंडीशन में हम कोई भी कंजक्शन नहीं लगाएंगे बल्कि क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन मान लेंगे। तो हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड क्या है, हाउ है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे हाउ। अब ये ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, नहीं आई है। अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है तो आप ध्यान दीजिए ये जो उसके बाद में एडजेक्टिव लिखा होगा वो भी क्वेश्चन वर्ड में काउंट किया जाएगा। यानी हाउ ओल्ड हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड ही है क्योंकि वर्ब इसके बाद आ रही है। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड अब लिख लिया है पूरा, क्या क्वेश्चन वर्ड हमारा है, हाउ ओल्ड। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे लिखा है यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, मी लिखा है। अगर यू हमारा सब्जेक्टिव केस है तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे आई। अब जो हमारा आर है किससे बदल जाएगा, वॉज या वर में। आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वॉज। तो आप देखिए जिस भी ऑप्शन में आपको ये सेंटेंस दिखाई दे वो ऑप्शन हमारा राइट होगा। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ही आस्क्ड मी दैट हाउ ओल्ड वॉज आई। तो आप देख सकते हैं इसमें कंजक्शन दैट ही लगा दिया, ये इसी तरह से गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड वॉज आई। आप देख सकते हैं इसमें हमारा कोई कंजक्शन तो नहीं लगा है, लेकिन जो हमारी वर्ब है वो पहले यूज़ हुई है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में यूज़ हुआ। तो इस तरह से ये भी सेंटेंस जो हमारा होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। तो आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट है क्योंकि वो इसी पैटर्न पर बना हुआ है, इसलिए सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है, दे सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। आप देख सकते हैं जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच दी गई है वो किससे स्टार्ट हो रही है, हुर्रे से स्टार्ट हो रही है। तो जब भी सेंटेंस हमारा हुर्रे, ब्रावो, अलास इस तरह के शब्दों से शुरू होगा तो आपको समझना होगा जो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेड या सेड टू है वो बदल जाएगा एक्सक्लेम्ड में। सेंस के अकॉर्डिंग हम विद सारो, विद जॉय या विद अपलॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि सेंटेंस में हुर्रे आया है। हुर्रे क्या शो करता है, खुशी शो करता है, इसलिए सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हम लिख लेंगे दे, उसके बाद सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड। उसके बाद हमें क्या लगाना है, विद लगाना है। अब बात कैसी, खुशी की है, अगर खुशी की बात है तो लिख लेंगे विद जॉय, यानी हुर्रे आने पर लगता है विद जॉय। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे और इस हुर्रे को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि विद जॉय तो हम पहले ही लिख चुके हैं ना। अब हम अपना लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है ना। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या लिखा है दे। अगर यहाँ पर दे लिखा है और यहाँ पर वी लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वापस दे हो जाएगा क्योंकि वी का सब्जेक्टिव केस वी होता है और दे का सब्जेक्टिव केस होता है दे, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे दे। हैव बदल जाता है हैड में। दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच।
तो आप देखिए जिस ऑप्शन में भी आपको ये सेंटेंस दिखाई दे वो सही है। ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है दे सेड दैट, हुर्रे, हुर्रे आ गया तो रॉन्ग हो गया ये। दूसरा दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। आप देख सकते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है वो पूरी तरह से राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है डिड यू हेल्प मी ही सेड टू मी। ये सेंटेंस हमारे सामने जो लिखा है वो कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। देख सकते हैं डिड से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, यानी कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव बनाने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उठाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट दिया गया है ही, उसके बाद सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिए सेंटेंस क्योंकि हमारा यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है इसलिए जो हमारा कंजक्शन लगेगा वो क्या लगेगा, इफ़ या वेदर लगेगा। उसके बाद नंबर 1 पे हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, यू लिखा है। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, वो चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, मी। अगर यू हमारा सब्जेक्टिव केस लिखा है तो हमें मी का सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे आई। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी दी गई डिड, डिड बदल जाएगा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो पहले हम लिखेंगे हैड, फिर जो हमारी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हेल्प है और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड। अब ये क्या लिखा है, मी लिखा है। मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। किससे अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, ही लिखा है। अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी लिखा है तो हमें ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो जिस भी ऑप्शन में आपको ये सेंटेंस दिखाई दे वो राइट होगा। चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही आस्क्ड मी दैट, कंजक्शन दैट लगा दिया तो ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर बी ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड हेल्प्ड हिम, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में टोल्ड लिखा हुआ है और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, हैव लिखा है, इसलिए ये दोनों जो होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे। जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है माई मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। ये आपके सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो ऑप्टेटिव लिखा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, इसमें आशीर्वाद दिया जाता है, या हो सकता है अभिशाप दिया जाए, या प्रार्थना की जाती है, या शुभकामना दी जाती है, या फिर इच्छा व्यक्त की जाती है। तो माँ क्या कर रही है, आशीर्वाद दे रही है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या लिखा है, माई मदर, माई मदर। अब हमारा जो सेड टू होगा वो बदल जाएगा ब्लेस्ड में। ब्लेस्ड मीन्स क्या होता है, ब्लेस्ड मीन्स होता है आशीर्वाद देना, तो हम लिख लेंगे इसे ब्लेस्ड में बदल देंगे। अब जो ऑब्जेक्ट लिखा है उसे लिखेंगे। जो सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव होते हैं उसमें हम क्या लगाते हैं, कंजक्शन दैट लगाते हैं। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, गॉड लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा ना कि हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा सब्जेक्ट लिखा है गॉड, इसलिए हम यहाँ पे नोट करेंगे गॉड। उसके बाद जो हमारी वर्ब दी गई है, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब दी गई है उसे चेंज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब दी गई है मे, और मे बदल जाता है माइट में। उसके बाद जो वर्ब है उसको लिख लेंगे। ये वर्ब चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि मॉडल वर्ब आई है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसलिए चेंज नहीं हुई है। ये क्या लिखा है, यू लिखा है। यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का। यहाँ पर कौन सा केस दिया है, ऑब्जेक्टिव केस दिया है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस दिया है तो हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हमारे क्या लिखा है, मी लिखा है। अगर यू का ऑब्जेक्टिव केस यू लिखा है तो हमें मी का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, और मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे मी। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए माई मदर कर्स्ड मी। कर्स आ गया, कर्स मतलब क्या होता है, अभिशाप देना, तो अभिशाप तो दे नहीं रही, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला है माई मदर ब्लेस्ड मी दैट गॉड माई ब्लेस मी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट है, क्योंकि ये इसी पैटर्न पर बना हुआ है जिस पैटर्न पर आपको बताया गया है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है द टीचर सेड टू अस इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। अध्यापक ने हमसे कहा कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। ये जो बात आपको बताई जा रही है वो कैसी बात है, ये जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है।
ऐतिहासिक घटना बता रहे हैं ना। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में लिखी गई बात कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होती है तो उस कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। यानी इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जो हमारा वर्ब है उसको सेम वैसे ही रहने देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। द टीचर सेड दैट इंडिया हैज़ बिकम है तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वर्ब चेंज नहीं होगी। दूसरा लिखा है द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ध्यान दे लीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा था द टीचर सेड टू अस, लेकिन ऑप्शन में सेड टू अस नहीं लिखा है, तो इसे हम करेक्ट कर लेंगे। द टीचर सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड अस। द टीचर टोल्ड अस दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। यानी सेंटेंस में आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और क्यों नहीं हुए हैं, क्योंकि जो बात कही जा रही है वो एक कैसी घटना है, ऐतिहासिक घटना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर 83 तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए होंगे उसमें आपको क्या करना है, राइट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। कहा जा रहा है जो नीचे आपके सामने सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है। फ्यूचर इम्परफेक्ट का मतलब है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है। चलिए पहचानते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ही विल हैव स्टोलन माई पेन। आप देख सकते हैं विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में यूज़ होती है। विल हैव या शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो यूज़ होती है वो फ्यूचर परफेक्ट में यूज़ होती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अगला है शी विल कम टुमारो। तो आप देख सकते हैं विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है, तो विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में यूज़ होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगला देखते हैं आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। तो आप देख सकते हैं इसमें शैल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म दी गई है। विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म किस में लगती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगला देखते हैं मिसिस दास विल सून बी विजिटिंग अस। तो आप देख सकते हैं इसमें विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है और विल बी या शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म किस टेंस में लगती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, यानी फ्यूचर इम्परफेक्ट में, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ डक इज, यानी डक का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा। देख लेते हैं ड्रोन, गैंडर, गूस या ड्रेक। जो डक है उसका जो मैस्कुलिन जेंडर होता है वो होता है ड्रैक, इसलिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 से लेकर 87 तक आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड हैं, तो चलिए देखते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थ्रो इंक्वायरी। पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में जो थ्रो है वो क्या है, वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखते हैं, सेंटेंस दोबारा से पढ़ते हैं। ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी। थोरो मीन्स होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, और इंक्वायरी हमारा क्या है, जांच। इंक्वायरी एक्चुअल में हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड है वो है नाउन, यानी इंक्वायरी जो है वो नाउन है। और नाउन की विशेषता कौन सा वर्ड बताता है, यानी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसलिए जो हमारा थोरो लिखा है वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच का शब्द हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि थोरो जो है वो इंक्वायरी की विशेषता बता रहा है। कहा जा रहा है ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी, उसने कंप्लीट इंक्वायरी यानी पूरी तरह से इंक्वायरी की मांग की, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है, द कलेक्टिव नाउन फॉर कांस्टेबल इज। कांस्टेबल के लिए कौन सा वर्ड सही ऑप्शन होगा एज अ कलेक्टिव नाउन। ऑप्शन दिए गए हैं बंच, ग्रुप, पॉसी या फिर बैच। यानी कांस्टेबल का समूह जो है वो क्या कहलाएगा, बंच कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, पॉसी कहलाएगा या बैच कहलाएगा। देखिए जो कांस्टेबल का समूह होता है उसे बोलते हैं पॉसी, इसलिए सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म। इन्वेड का एक वर्ब है, इन्वेड जो है वो क्या है, एक वर्ब है। इस इन्वेड मतलब क्या होता है, आक्रमण करना होता है। तो इस इन्वेड के लिए जो हमारा नाउन फॉर्म है उसे आपको चूज़ करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन्वेडियन, इन्वेशन, इन्वेजन या इन्वेडमेंट।
तो जो इन्वेड मतलब बताया आपको क्या होता है, आक्रमण करना होता है। तो इसके लिए जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा आक्रमण, और इन्वेजन का मीन्स होता है आक्रमण, इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। शी इज गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग विच इज़ द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। पूछा जा रहा है जो अंडरलाइन सेंटेंस है, यानी जो पार्ट है सेंटेंस का, वो कौन सी वर्ब है, वो एडवर्ब है, जीरेंड है, इन्फिनिटिव है या पार्टिसिपल है। तो आप देख लीजिए लिखा क्या है, शी इज़ गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग। तो ये वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म है। अटेंड कौन सी फॉर्म होती है, अटेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। और फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगा है, टू लगा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू किस में लगता है, इन्फिनिटिव में लगता है, इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट है। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 और 89 जो हमारे सामने आएंगे, उसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है, लिखा जो हमारी राइट स्पेलिंग होगी क्या, एक्चुअल में जो हमारा लिखा हुआ है वो लिखा है एग्जैगरेशन। एग्जैगरेशन जो लिखा हुआ है उसकी सही स्पेलिंग क्या होती है, आप चारों देखिए, EXASERATION होता है, या EXAGGERATION होता है, या EXAGERATION होता है, या फिर EXAZERATION होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो एग्जैगरेशन होती है उसकी सही स्पेलिंग होती है EXAGGERATION, एग्जैजरेशन, इसलिए हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में आपके सामने वर्ड आया है डेनोमेंट। डेनोमेंट मतलब होता है नतीजा, रिजल्ट। स्पेलिंग देखते हैं, DENOUEMENT। डेनोमेंट की जो फर्स्ट स्पेलिंग लिखी है वही राइट है, DENOUEMENT। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और 91 आपके सामने जो आएंगे उसमें क्या करना है, आपको जो गलत स्पेलिंग लिखी हुई है उसे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 90, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सब्सिस्टेंस, दूसरा है मेस्मराइज, तीसरा एनोमलस और चौथा है नाइन्थ। तो सब्सिस्टेंस जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। सब्सिस्टेंस मतलब होता है जीवन निर्वाह। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है मेस्मराइज। मेस्मराइज मतलब होता है मंत्र मुग्ध करने वाला। और जो तीसरा लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए ANOMALOUS, ANOMALOUS, एनोमलस। एनोमलस का मीन्स होता है नियम के विरुद्ध, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। 9 की स्पेलिंग भी सही लिखी हुई है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है अकम्पनीमेंट, एक्सप्लेनेशन, सुपरस्टिशियस और मिसलेनियस। मिसलेनियस की स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद में पूछा क्या जा रहा है, जो हमारी गलत स्पेलिंग है उसे ढूंढना है। मिसलेनियस सही लिखा है, सुपरस्टिशियस भी सही लिखा है, अकम्पनीमेंट भी सही लिखा है। तो रॉन्ग क्या है, रॉन्ग जो हमारा लिखा है वो है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग क्या होती है, EXPLAN, यानी ये आई नहीं होना चाहिए, EXPLANATIO और N, EXPLANATION। इसलिए ये जो हमारी स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 से लेकर 94 तक आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर बेस्ड होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 लिखा हुआ है टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर का मीन्स होता है शर्मिंदा होना। इसकी देख लेते हैं ऑप्शन, अ नॉमिनल हेड, टू फाइट, टू अ फिनिश, टू बी रिडिक्यूल्ड या टू स्ट्रगल। तो टू बी रिडिक्यूल्ड मतलब होता है मजाक का पात्र बनना या फिर शर्मिंदा होना। तो सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 लिखा है टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मीन्स होता है मुश्किल से निर्वाह करना, यानी जो है उसमें ही जीवन बसर करना। तो इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं, लिखा है टू मूव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स, टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी एंड द सोल, टू लिव विद इन वंस इनकम। टू लिव विद इन वंस इनकम ही हमारा राइट ऑप्शन होगा, यानी कि अपनी जीविका में ही जीवन निर्वाह करना, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 लिखा है इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स का मीन्स होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, फुल डिटेल्स। तो ऑप्शन देखते हैं, आउटसाइड एंड बैक साइड, इंटरनली,
फुल डिटेल्स या पार्टली। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब पूरी तरह से होता है, इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 से लेकर 98 तक जो भी आपके सामने आएंगे उसमें क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक स्पेस्ड है, इसमें आपको करेक्ट वर्ब चूज करके लिखनी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 लिखा हुआ है इफ़ ही, फिर खाली जगह है, उसके आगे लिखा है ही गेट देयर इन टाइम। सेंटेंस क्योंकि हमारा इफ से शुरू हुआ है, इसका मतलब ये जो हमारा सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस है। ध्यान दीजिए इसमें जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं वो नॉर्मली किस तरह के सेंटेंस यानी किस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट फॉर्म दी गई है और विल दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा पहला सेंटेंस होगा, एक में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब भरनी है और दूसरे में हमें फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब भरनी है। रूल ये कहता है कि अगर कोई सेंटेंस हमारा इफ से शुरू है तो वो कभी भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं बन सकता है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा। यानी सेंटेंस बनेगा इफ़ ही रन्स ही विल गेट देयर, ही विल गेट देयर। अब रन्स क्यों आया, रन क्यों नहीं आया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था और सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें एस या ईएस लगाते हैं, इसलिए हमने रन में एस ऐड किया है और ही के साथ लगता है विल, इसलिए यहाँ पर लिखा है विल। इसका मतलब जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 लिखा है वी ईट सो दैट वी लिव। ऑप्शन आपके सामने है माइट, कैन, कुड और मे। लिखा है वी ईट सो दैट वी लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो आप ध्यान दीजिए जब भी हमारे सेंटेंस में जो हमारा कंजक्शन आया है वो सो दैट होगा। सो दैट का मतलब होता है ताकि, तो उसके बाद जो हमारी वर्ब लिखी जाएगी वो हमेशा मे होगी या फिर माइट होगी, मे होगी या माइट होगी, इसके अलावा दूसरी कोई भी वर्ब नहीं लगती है। जब भी कंजक्शन हमारा सो दैट आएगा उसके बाद मे या माइट लगेगी। अब आपको बताना है इसमें मे लगेगी या माइट लगेगी। देखिए इसमें मे का यूज़ होगा और मे का यूज़ क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस लिखा है उसमें वर्ब कौन सी यूज़ हुई है, ईट। ईट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म में इसका मतलब ये कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है ना। अगर हमारा पहला सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब दूसरा सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही लिखना पड़ेगा, इसलिए मे लगाया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगी होती तो हम यहाँ पर मे ना लगा कर क्या लगाते, माइट लगाते। इस तरह से जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। वन ऑफ द बॉयज गॉन होम। ऑप्शन आपके सामने है आर, वर, हैज़ या हैव। इसमें कौन सी वर्ब लिखी जाएगी। देखिए वन ऑफ द बॉयज हैज़ गॉन होम होगा, हैज़ लिखी जाएगी। अब हैज़ क्यों लिखी जाएगी, देखिए जो वन ऑफ होता है, वन ऑफ ये अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, प्लूरल नाउन लेगा, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसलिए देखिए वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आया, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। और इस ऑप्शन में सिंगुलर वर्ब कौन सी दी गई, हैज़ लिखा है, इसलिए सी ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 लिखा है रेनू विद हर मदर एंड सिस्टर स्पेंडिंग अ मंथ इन लंदन। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं इज, आर, वर या हैव बीन। कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग राइट है। ध्यान दीजिए इसमें जब भी हमारे दो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक रेनू दिखाई दे रहा है ना, एक सब्जेक्ट तो हमारा रेनू है, दूसरा है हर मदर एंड सिस्टर। तो अगर हमारे दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हों, विद से जुड़े हों तो ध्यान रखिए जो हमारी वर्ब लगेगी वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। और पहला सब्जेक्ट क्या लिखा है, रेनू लिखा है, और रेनू क्या है, सिंगुलर है ना, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब इसमें क्या यूज़ हुई है, इज़ यूज़ हुई है, इसलिए ए ऑप्शन जो हमारा होगा वो राइट होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 से लेकर 100 तक आपके सामने जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या करना है, सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 लिखा है द प्रिंस फॉलोड इन वंडर। राजकुमार ने आश्चर्य से पीछा किया, किसका, द साउंड ऑफ एरियल्स वॉइस, द साउंड ऑफ एरियल्स वॉइस यानी एरियल की आवाज़ का। टिल इट लेड हिम टू प्रॉस्पेरो एंड मिरिंडा, जब तक वो उसे प्रॉस्पेरो और मिरिंडा के पास ना ले गया। हु वर सिटिंग अंडर द शेड ऑफ अ लार्ज ट्री, जो कि एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे। इसलिए हमारे जो ऑप्शन का जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा पी, फिर क्या आएगा एस, फिर आएगा आर और फिर आएगा क्यू, पी एस आर क्यू। तो चेक करते हैं किस ऑप्शन में पी एस आर क्यू दिया है।
PSRQ ऑप्शन नंबर ए में ही दिया, इसलिए ए ऑप्शन हमारा जो होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 100, द वुड नोन बाय द नेम ऑफ फेरीज वॉज द फेवरेट मीटिंग प्लेस ऑफ दोज लिटिल बींग्स इन विच लेसेंडर एंड हर्मिया प्रपोज टू मीट। दोबारा से रिपीट करते हैं, द वुड यानी वो जंगल, इन विच लेसेंडर एंड हर्मिया प्रपोज टू मीट, वॉज द फेवरेट मीटिंग प्लेस ऑफ दोज लिटिल बींग्स नोन बाय नेम ऑफ फेरीज, यानी वो जंगल जहाँ पर लेसेंडर और हर्मिया ने मिलने का वादा किया था, वो उन छोटे प्राणियों का सबसे फेवरेट प्लेस था जिन्हें हम फेरीज के नाम से जानते हैं। इस तरह से जो हमारा सही सीक्वेंस होगा वो होगा P, S, R और Q। तो चलिए चेक करते हैं, P, S, R और Q। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में P, S, R और Q लिखा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।